क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। इसमें लिखिएगा, वह संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति को बताए, वह संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति को बताए उसे क्वांटम नंबर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति को बताए उसे क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति। स्थिति समझ रहे हो, कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, कैसे चल रहा है, न्यूक्लियस से कितना दूर है, न्यूक्लियस से कितना नजदीक है, ये जो बताता है उसको क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितने तरह का होता है? 3 तरह का, 4 होता है। पहला क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला लिखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला लिखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डैश देकर के लिखिएगा। पहला लिखिएगा, यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा नाभिक से इसकी दूरी को बताता है, तथा नाभिक से इसकी दूरी को बताता है, तथा नाभिक से इसकी दूरी को बताता है। ठीक है, कॉमा, यह कभी जीरो नहीं होता, यह कभी जीरो नहीं होता, इसे स्मॉल एन से दर्शाया जाता है, इसे स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। समझ में आया? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताएगा प्लस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से दूरी, मतलब कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो कौन सा संख्या बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आया ना? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का दूरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एन से। दूसरा लिखिएगा, एक्जीमुथल क्वांटम नंबर। एक्जीमुथल क्वांटम नंबर लिखिएगा, यह सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बतलाता है, यह सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताता है। इसे इसे एल से दर्शाते हैं, इसे एल से दर्शाते हैं। सब ऑर्बिट मतलब उपकक्षा, उप सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, स्मॉल एल बराबर एन माइनस वन। ठीक है, क्या फॉर्मूला याद रखना है? स्मॉल एल बराबर एन माइनस वन। एन क्या है? नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। अगर पूछा जाए एस सब ऑर्बिट में, दो, एस सब ऑर्बिट में क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा? 0। पी में कितना हो जाएगा? 1। डी में कितना हो जाएगा? 2। और एफ, एस पी डी एफ, एफ में कितना हो जाएगा? 3। ये याद रखना। सब ऑर्बिट एस में 0 एक्जीमुथल नंबर, पी में 1, डी में 2, एफ में 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा था? न्यूक्लियस से डिस्टेंस। और ये क्या बता रहा है? स्थिति को बतला रहा है। ठीक है, उसके पोजीशन को बतला रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम एक्जीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद लिखिएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे इसे किसे दर्शाया जाएगा? स्मॉल एम, स्मॉल एम से डैश दे करके लिखिएगा। यह यह कक्षक, कक्षक ब्रैकेट में लिखिएगा ऑर्बिटल, कक्षक ऑर्बिट,
बहुत पिटाएगी। लिखना है यह कक्षक ब्रैकेट में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताता है। कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बतलाता है। समझ में आया? नहीं आया? ये किसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति बता रहा है? ऑर्बिट में। किसमें? ऑर्बिट में। कि सब ऑर्बिट में? ऑर्बिट में, सब ऑर्बिट में ना। सब ऑर्बिट में उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बतला रहा है कौन? एक्जीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बता रहा है। और ये किस में बता रहा है? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल समझ रहे हो? एस ऑर्बिटल में, एस सब ऑर्बिट में क्या ऑर्बिटल होगा? एक। पी में क्या होगा? दो होगा। हाँ दो होगा। डी में तीन, तीन होगा। हाँ तो आधा रहता है उसका। एफ में सात। हाँ तो एस पी डी और एफ है तो 2 6 10 और 14। तो एफ में 7 को नहीं हुआ? ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसमें? इलेक्ट्रॉन की स्थिति किसमें बताएगा? ऑर्बिटल में, कक्षक में। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर लिखिएगा। यह कक्षक में इलेक्ट्रॉन की दिशा बतलाता है। यह कक्षक में इलेक्ट्रॉन की दिशा, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की दिशा बतलाता है। कक्षक में इलेक्ट्रॉन की दिशा बतलाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की दिशा, जैसे कक्षक किसको बोलते हैं? इसी को ना बोलते हैं, ऑर्बिटल को। तो जैसे मान लो एस सब ऑर्बिट है, तो एस सब ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस तरह से है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज। कैसे है? क्लॉकवाइज है। और यही इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से दिख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है। तो कक्षक में इलेक्ट्रॉन की दिशा को बतलाने वाला है स्पिन क्वांटम नंबर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। याद रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व। ठीक है। पूछता है कि बढ़ते क्रम में पृथ्वी पर तत्वों का तत्व जो है, तत्व माने एलिमेंट, कौन सा है? घटते क्रम में कौन सा है? देखो ट्रिक से याद रख लोगे इसको। ट्रिक है ओसियल पेकाना। ठीक है। सबसे ज्यादा धरती पर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम। ठीक है। हाँ तो पृथ्वी पर अगर तत्व पूछा जाए तो इस सीरीज में याद रखोगे, एलिमेंट, ओसियल फेकाना। बढ़ा दें उसको, कर दो 20 पर, 20 22 पर कर दीजिए। 20 22 पर ना। हाँ हाँ। चलिए हो गया। अल फेकाना से याद रहेगा पृथ्वी पर पाई जाने वाले ये क्या है? तत्व है। और अगर पूछा जाए आपसे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातु, तो नेक्स्ट लिखिएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातु, पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातु। ठीक है। तो अगर धातु पूछा जाए तो ओसियल फेकाना की जगह क्या याद रखोगे? बोलो। इसी में हटा देंगे, क्या लिख देंगे? अल फेकाना। अल फेकाना मतलब एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम और सोडियम। धातु पूछ देगा मेटल तो अल फेकाना। अल फेकाना।
अगला पॉइंट लिखिएगा, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। सबसे ज्यादा मानव शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, देन कैल्शियम। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, मानव शरीर में सर्वाधिक धातु। अगला पॉइंट लिखिएगा, मानव शरीर में सर्वाधिक धातु, सर्वाधिक धातु कैल्शियम, सर्वाधिक धातु कैल्शियम, और सबसे कम, और सबसे कम मैग्नीज, सबसे कम मैग्नीज होता है। सबसे ज्यादा हम लोगों के शरीर में कैल्शियम, सबसे कम, यहाँ पर तो कहिएगा कि सर सबसे कम कैल्शियम है। हाँ, धातु लिखवाए हैं, ठीक है। तत्व पूछेगा तो सबसे ज्यादा तत्व में क्या है, ये तत्व है, ठीक है, धातु नहीं है। धातु पूछेगा तो सबसे अधिक धातु कैल्शियम, और सबसे कम धातु मैग्नीज, ठीक है। और अगर पूछ दिया आपसे कि तत्व में बताइए, तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? याद हो गया इतना? नहीं याद हुआ? हो गया ना? नहीं याद हुआ? कौन, ये वाला याद नहीं हुआ? नहीं, इसका ट्रिक नहीं है, ये ऐसे याद करना पड़ेगा। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। नॉर्मल समझो, जो सबसे अधिक है पृथ्वी पर, सबसे ज्यादा कौन सा गैस है पृथ्वी पर, नाइट्रोजन 78%, तो सबसे कम हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन, हम लोग का शरीर किससे बना हुआ है, हाइड्रोकार्बन का, वीएलआर ऑर्गेनिक, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन और ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। सबसे ज्यादा मेटल कैल्शियम, और सबसे कम में मैग्नीज, ठीक है। चलिए, एक चार्ट बनाइएगा जिससे क्वेश्चन हर साल के एग्जाम में आ जाता है। हाँ, अर्थ क्रस्ट में ना, वो लिखवाएंगे, वो आएंगे एलिमेंट में तो वो भी लिखवाएंगे, ठीक है। एक में लिखिएगा सॉल्वेंट, सॉल्यूट, एग्जाम्पल। सॉल्वेंट, सॉल्यूट, एग्जाम्पल। पहला लिखिएगा गैस में गैस, गैस में द्रव्य, फिर ठोस। इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कोका कोला। लिक्विड में गैस, लिक्विड में द्रव्य, और लिक्विड में ठोस, फिर गैस में गैस, सॉरी सॉलिड होगा ना, सॉलिड में यहाँ पे हो जाएगा, सॉलिड में गैस, सॉलिड में द्रव्य, सॉलिड में ठोस। हर साल एक क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल से बन जाता है।
हो गया। तो गैस में गैस का मिक्सचर क्या हो जाएगा? एयर। हवा क्या है? गैस में गैस का मिक्सचर। गैस में द्रव्य, राइट, सब गैस होगा। कोहरा, फॉग जो होता है, हाँ हाँ, वो गैस में द्रव्य। अब कोहरा में निकलोगे तो बाल पर पानी ऐसे नहीं आ जाता है, तो गैस में द्रव्य का कोहरा, फॉग। गैस में ठोस, धुआं, धूल भरी आंधी। आंधी मतलब साइक्लोन, चक्रवात। लिक्विड में गैस, तो यहां हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक। लिक्विड में लिक्विड तो दूध हो जाएगा। लिक्विड में ठोस, आइसक्रीम। शरबत, आइसक्रीम कैसे हो जाएगा? सॉलिड में गैस, सॉलिड से गैस। हाँ, कपूर, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापातन। कपूर का ऊर्ध्वापातन। सॉलिड में सॉलिड में लिक्विड मिल रहा है। सॉलिड में सॉलिड का तो हो जाएगा एलॉय। एलॉय समझ रहे हो? मिश्र धातु बोलते हैं ना। हाँ, वो तो अपने आप पिघल गया तो हो गया ना लिक्विड। मिक्सर कहाँ हुआ? ग्रीस। ग्रीस समझते हो? फ्रिक्शन कम करने के लिए साइकिल वाइकिल में लगाते हैं, चेन में। हम्म। हाँ, ब्राइट कौन सा बीमारी है? प्लीहा में होता है। किससे होता है? पॉजिटिव एजेंट क्या था? कहाँ पर? टेस्ट में। किससे होता है? सर्च नहीं किया है? चेक करो। चलो, इतना हो गया। एग्जाम्पल याद रहेगा? किसी में कोई डाउट नहीं ना? जैसे गैस में गैस का मिश्रण वायु हो जाता है। गैस में द्रव्य का मिश्रण कोहरा हो जाएगा, फॉग। ठीक है। भाप भी किसका एग्जाम्पल है? भाप, स्टीम। भाप किसका एग्जाम्पल है? गैस में द्रव्य का ही। स्टीम जो होता है, भाप, वह भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे भाप बन करके पानी उठता है, उसको प्लेट रख दो तो ड्रॉपलेट के रूप में फिर वापस आता है। तो गैस में द्रव्य का एग्जाम्पल कोहरा या फिर भाप। गैस में ठोस, धुआं या धूल भरी आंधी। उसके बाद है लिक्विड में गैस। लिक्विड में क्या मिला हुआ है? गैस, तो कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक को हम लोग बोलते हैं एरिएटेड वाटर। क्या बोलते हैं? एरिएटेड वाटर। यानी उसमें कौन सा गैस मिला हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला हुआ रहता है। लिक्विड में द्रव्य मतलब पानी में पानी, लिक्विड में ही लिक्विड, तो मिल्क एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या? लिक्विड में ठोस तो शरबत बनता है, चीनी पानी का शरबत बनेगा। सॉलिड में गैस, तो कपूर को वायु में रख दीजिए तो सीधा ठोस से किस में बदल जाता है? गैस में। तो सब्लिमेशन एग्जाम्पल हो जाएगा, कपूर का ऊर्ध्वापातन। सॉलिड से द्रव्य में, सॉलिड और द्रव्य में तो ग्रीज हो जाएगा। ठीक है। और सॉलिड में सॉलिड, तो जैसे
एलॉय हो जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन आता है ना कि पीतल जो है वह किसका बना हुआ है, पीतल में क्या क्या एलॉय है, हाँ, तांबा प्लस जस्ता। ठीक है, तांबा और जस्ता को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। तो इस सॉलिड में ही क्या मिलाया जा रहा है, सॉलिड मिलाया जा रहा है, तांबा और जस्ता होता है। ये खूब पूछा हुआ है, इसको याद करने का ट्रिक है पिताजी। क्या युद्ध है, पिताजी, पीतल तांबा और जिंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ो आगे। नोट में नेक्स्ट लिखिएगा परिक्षेपण। नोट का नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा परिक्षेपण, डिस्पर्सन। परिक्षेपण, डिस्पर्सन, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। जब कोई कण, जब कोई कण एक दूसरे के चारों ओर बिखर जाए, जब कोई कण एक दूसरे के चारों ओर बिखर जाए, ठीक है, कोई पार्टिकल एक दूसरे के चारों ओर क्या हो जाए, स्कैटर्ड हो जाए, बिखर जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, परिक्षेपण। उदाहरण लिखिएगा, दूध में वसा का चारों ओर बिखर जाना, दूध के चारों ओर वसा का बिखर जाना। जैसे दूध को गर्म करते हो तो उसका क्रीम जो होता है कहाँ बन जाता है, ऊपर आ जाता है, किसका एग्जाम्पल है, डिस्पर्सन का। ठीक है, परिक्षेपण, डिस्पर्सन। दूसरा लिखिएगा निलंबन, सस्पेंशन, निलंबन, निलंबन हो गया, सस्पेंशन डैश दे करके लिखिएगा। इसमें कण का आकार, इसमें कण का आकार 10 के पावर -5 मीटर से बड़ा होता है। ठीक है, पार्टिकल का साइज कितना हो जाएगा, 10 के पावर -5 से बड़ा, कॉमा, इसे आंखों से देख सकते हैं, इसे आंखों से देख सकते हैं, किंतु, किंतु यह फिल्टर पेपर पार नहीं कर पाता, किंतु यह फिल्टर पेपर पार नहीं कर पाता। एग्जाम्पल, सिर्फ, सिर्फ, कॉमा, नदी का गंदा जल, नदी का गंदा जल। समझ में आया क्या, हाँ, पार्टिकल का साइज कितना हो जाएगा, 10 के पावर -5 मीटर से बड़ा, तो उसको क्या सा पार्टिकल बोलेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल। क्या बोला जाता है, सस्पेंडेड पार्टिकल। ये फिल्टर पेपर को पार नहीं कर पाएगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, इसको आप अगर चाहिएगा छानना तो नदी के पानी को आप फिल्टर पेपर से छान सकते हैं, यानी उसका जो डस्ट पॉल्यूटेड पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, और जो फिल्टर पेपर से पार कर जाए, फिल्टर पेपर से नहीं छनाए, उसको सस्पेंडेड नहीं कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कोलवाइडल। क्या बोलेंगे, कोलवाइडल। तो नेक्स्ट लिखिएगा कोलवाइडल, नेक्स्ट कोलवाइडल। लिखेंगे इसमें कण का साइज 10 के पावर -7 मीटर होता है, इसमें कण का साइज 10 के पावर -7 मीटर तक होता है। यह फिल्टर पेपर पार कर जाता है, यह फिल्टर पेपर पार कर जाता है। एग्जाम्पल, ब्लड, इंक, मिल्क इत्यादि। ठीक है, तो ब्लड को हम लोग फिल्टर पेपर से छान सकते हैं क्या, नहीं छान सकते हैं। दूध को छान सकते हैं, नहीं छान सकते हैं। ना, मध नहीं, मध का कुछ कुछ पार्टिकल फंस जाता है फिल्टर पेपर में। समझ गए, तो पार्टिकल का साइज क्या हो जाएगा, 10 के पावर -7, मतलब ज्यादा छोटा हो गया, तो अधिक छोटा हो गया तो फिल्टर पेपर क्रॉस कर जाएगा। तो ब्लड को छानना हो तो क्या करते हैं हम लोग, डायलिसिस।
क्या करते हैं, डायलिसिस, फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन, स्याही क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन, दूध क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसे फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हैं। हाँ, तो इमल्सन लिखवाया तो है, पहला वही लिखवाया। हाँ, हाँ, किससे, कौन नहीं छनाएगा, जो फिल्टर पेपर से पार हो गया वो कैसे छनाया। आप चाय छान रही है, छन्नी से चाय पत्ती बाहर निकल गया तो चाय छनाया। हाँ, उसको मापा जाता है। हाँ, पीपीएम बोलते हैं। हम्म, हाँ, पार्टिकल्स पर पर मिलियन मीटर होता है कुछ, पार्टिकल पर मिलियन मीटर होता है, उसी को पीपीएम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो 10⁻⁻7 होगा अगर साइज पार्टिकल का, तो वो कोलॉइडल हो जाएगा। 10⁻⁻5 रहेगा तो सस्पेंडेड पार्टिकल कहलाएगा। और अगर चारों ओर स्कैटर्ड हो जा रहा है जैसे मिल्क के ऊपर क्रीम, तो उसको क्या बोलेंगे, परिक्षेपण, डिस्पर्सन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, ब्राउनियन गति, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। कोलवाइड तथा निलंबन के कण, कोलवाइड और सस्पेंशन, कोलवाइड तथा निलंबन के कण, निलंबन के कण एक दूसरे से टकराकर, एक दूसरे से टकराकर अनियमित रूप से गति करते हैं, अनियमित रूप से गति करते हैं, कौमा, तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर यह गति बढ़ जाती है, तापमान बढ़ाने पर यह गति बढ़ जाती है। अब जैसे मान लो एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में आप सस्पेंडेड पार्टिकल रख दिए, और कौन सा पार्टिकल रख दिए, कोलॉइडल पार्टिकल। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल रख दिए और कोलॉइडल पार्टिकल। जैसे ही दोनों एक दूसरे से टकराएगा ना, तो वो इधर भागेगा, वो इधर भागेगा, मतलब बोलते हैं जिग जैग मोशन। क्या बोलते हैं, जिग जैग मोशन। ये इधर इससे टकरा करके इधर भाग जाएगा, ये इससे टकराया इधर भाग जाएगा। ठीक है, इस मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, जिग जैग मोशन, या फिर जिग जैग मोशन, या फिर ब्राउनियन मूवमेंट। समझ में आया, जिग जैग कहेंगे या फिर ब्राउनियन मूवमेंट कहेंगे। मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल और कोलॉइडल पार्टिकल टकराने के बाद रैंडमली जिगजैग मोशन में ट्रांसफर होने लगते हैं, तो उसको बोला जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, अब इसी ब्राउनियन मूवमेंट में एक चीज देखा जाता है कि जैसे ही इन दोनों पार्टिकल पर आप लाइट गुजारते हो, ठीक है, प्रकाश गिराना शुरू करते हो, तो आपको दिखता है क्या, टिंडल इफेक्ट। क्या दिखता है, टिंडल इफेक्ट, जिसको टिंडल का प्रभाव बोलते हैं। टिंडल प्रभाव का मतलब क्या होता है, जैसे आप रात में टॉर्च जला रहे हैं, तो टॉर्च जला रहे हैं तो प्रकाश को आप देख सकते हो क्या, लाइट विजिबल होता है, विजिबल नहीं है, लेकिन आपको दिखेगा कि प्रकाश जा रहा है। तो बीच में जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, वो क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है, सस्पेंडेड। तो जैसे ही उस पर लाइट पड़ रहा है, तो लाइट को वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रकाश का क्या कर रहा है, परावर्तन कर रहा है। तो प्रकाश का वही परावर्तित होना क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। इसी टिंडल इफेक्ट के कारण आसमान कैसा दिखता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो आसमान का नीला दिखना किस कारण से होता है, टिंडल इफेक्ट के कारण से होता है। कोई दिक्कत, इतना क्लियर है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। टिंडल इफेक्ट को डिफाइन क्या किया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हो गया, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग।
तो केमिकल बॉन्डिंग देखो किसको कहा जाता है, जितने सारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं, अगर उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ करके अपने कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी के लिए वो दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है, और दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। समझ आया। सारे एलिमेंट चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाएं। स्टेबल सबसे ग्रुप कौन सा है, 18 ग्रुप, जिसको इनर्ट गैस कहते हैं। सारे तत्वों का सपना होता है क्या बन जाना, इनर्ट गैस। और इसी इनर्ट गैस बनने के लिए वो दूसरे तत्वों के साथ जुड़ते हैं, और जुड़ने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। अब धातु अधातु से जुड़ रहा है तो वो अलग चीज हो गया, धातु जो है अधातु अधातु से जुड़ रहा है वो अलग हो गया, जो अपने स्टेबल है, जो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, उसका बॉन्डिंग अलग हो गया। तो एलिमेंट के बिहेवियर के आधार पर केमिकल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ में आया। तो डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। किसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड किसको कहेंगे, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़ता है तो जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कोई क्यों बनाता है, ताकि क्या हो सके, मजबूत हो सके, स्टेबल हो सके। क्या दूगो दोस्त दोस्ती क्या लिए करता है, दोस्ती ना, पैसा रुपया कम पड़ेगा तो देगा होगा पैसा, क्या मार झगड़ा फंसेगा तो काम आएगा, उसी में करता है केमिकल बॉन्डिंग। अगला पॉइंट लिखिएगा, केमिकल बॉन्ड 4 प्रकार के हैं। पहला आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, हिंदी में इसको कहते हैं आयनिक या विद्युत संयोजी। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजी बंध। तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसह संयोजी बंध। एक और स्पेशल बॉन्ड कई जगह बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बॉन्ड कितना तरह का बनेगा, 4 तरह का। लेकिन पूछा जाए बॉन्ड कितना तरह का होता है, 3 को याद रखोगे, आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट। ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन याद नहीं रखना, कुछ एक्सेप्शन में बनता है वो खाली। तो बॉन्ड मेनली 3 ही प्रकार का होता है, आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हेडिंग बनाइएगा आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड डैश दे करके लिखिएगा। यह हमेशा एक धातु और एक अधातु के बीच बनता है। यह हमेशा एक धातु और एक अधातु, एक धातु और एक अधातु के बीच बनता है, कॉमा, इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होगा, तो क्या बोलोगे, हाँ, आयनिक बॉन्ड में। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट शेयरिंग। पूछता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होगा, तो हो जाता है कोवैलेंट। शेयरिंग किस में होता है, कोवैलेंट में। और इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर किस में हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड में। अब जैसे कि एग्जांपल से समझो, है आपके पास क्या, CaO, क्या है, CaO। तो कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 20, ऑक्सीजन का 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2882। क्या लिखेंगे कैल्शियम को, 2882। ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे, 2 और 6। ठीक है। ये अनस्टेबल है, किस लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बाहरी कक्षा में है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या लिख सकते हैं, Ca++O-। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, शेयरिंग नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, आयोनिक बॉन्ड। तो पहला एग्जाम्पल लिख लीजिएगा CaO,
कोई दिक्कत? दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा NaCl। NaCl, तो Na जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जहाँ दिक्कत हो बोलिएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लिख लो MgO। MgO, Mg क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन 2 एक्सेप्ट करेगा। हाँ, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो मेटल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला नॉन मेटल। इसको याद करने का तरीका याद कर लो, आयनिक बॉन्ड को क्या कहोगे? विवाह करना, मैरिज। क्या याद रखोगे? विवाह करना। मतलब एगो मेटल और दूसरा नॉन मेटल। जहां भी देखोगे एगो मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, टिक मार के बढ़ जाओ, आयनिक बॉन्ड ही होगा। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बॉन्डिंग बनाया हुआ रहेगा, पूछेगा पहचानिए कौन सा बॉन्ड है। ठीक है, तो देखोगे एगो मेटल दूसरा नॉन मेटल। मेटल का पहचान बता दिए थे, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम। नॉन मेटल में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा। तो बस देख के पता चल जाएगा। क्या आगे बढ़े? अगला पॉइंट लिखिएगा, इसी का लिखिएगा, आयोनिक बॉन्ड की विशेषता। आयोनिक बॉन्ड की विशेषता। विशेषता पहला पॉइंट, यह रवेदार होता है। इट इज क्रिस्टलाइन। यह रवेदार होता है। रवेदार मतलब समझ रहे हो? जैसे नमक दाना, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? दानेदार। ठीक है, तो इससे बनने वाला कोई भी जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा? दानेदार होगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसका एमपी तथा बीपी, एमपी तथा बीपी उच्च होता है। उच्च होता है। एमपी मेल्टिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट, दोनों क्या होगा? ज्यादा होगा। हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह ठोस रूप में कुचालक, यह ठोस रूप में कुचालक तथा विलयन रूप में सुचालक होता है। ठोस रूप में कुचालक तथा विलयन रूप में सुचालक होता है। ठीक है, नमक सॉलिड रहेगा तो क्या रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर। पानी में घोल दीजिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, यह जल में घुलनशील होता है। सॉल्युबल इन वाटर। यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, वाटर में क्या होगा? सॉल्युबल। ये कहोगे सर आसान चीज बताए ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज बताए हैं। ये वाटर में सॉल्युबल है आयोनिक बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड किसमें सॉल्युबल है? ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में, जैसे शराब में, इथेनॉल में कौन घुलेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड पानी में नहीं घुलता है। तो याद रखोगे कि आयोनिक बॉन्ड वाटर सॉल्युबल होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट, आयोनिक बंध बनाने के लिए, आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक तत्व का, एक तत्व का विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, कॉमा, आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, उच्च, इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च तथा दूसरे तत्व का निम्न होना चाहिए, तथा दूसरे तत्व का निम्न होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। हो गया। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसको कहते हैं? हम्म, एक इलेक्ट्रॉन जो खींच सके उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, तो वही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं।
दो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। दो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको लिख लीजिए, याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता पहले लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता डैश दे करके लिखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, ठीक है। याद रखोगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? क्लोरीन, सीएल का। लिख लेना सीएल ब्रैकेट में, क्लोरीन का सीएल हो गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक है। दूसरा लिखिएगा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता डैश देकर के लिखिएगा। दो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, दो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या कहलाएगा? विद्युत ऋणात्मकता। सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन। एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज है, याद रखना है उसको। इसका एक ट्रिक पर बैठा दोगे। फोन कॉल बहुत आई चल हट। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है। फोन कॉल बहुत आई चल हट, ये याद रखोगे, हो जाएगा। ये सब सुनेंगे अगले दिन, सब मुस्कुराना भुलवा देंगे। सब सुनेंगे नेक्स्ट डे, क्वेश्चन में रहेगा इससे प्रश्न बना हुआ। 100 नंबर के टेस्ट में कितना आना चाहिए? 100। एक भी कटने का संभावना नहीं है। हम्म।
समझ गए? इसलिए सब लोग उसका भी फॉर्म भर देना और लगे रहना एग्जाम में। और इसका एग्जाम अगर 1-1.5 महीना बढ़ जाएगा समय तो और अच्छा बात है, टाइम आपको प्रॉपर मिल जाएगा। चलिए, तो इसमें याद हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज क्या है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज में फोन कॉल बहुत आई चल हट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा। इसके बाद हेडिंग बनाइएगा, आयोनिक के बाद क्या था? कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड, सह सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। इसमें डैश देकर के लिखिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, साझेदारी होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह सिर्फ दो अधातुओं के बीच बनता है, दो नॉन मेटल के बीच। यह सिर्फ दो अधातुओं के बीच बनता है। अगला पॉइंट, इसमें दोनों तत्वों का आयनन विभव, इसमें दोनों तत्वों का आयनन विभव, कॉमा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्या बोले, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता, तथा विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, कम होती है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या था? मेटल का ज्यादा था, नॉन मेटल का, और यहां पर दोनों का क्या होगा? कम रहेगा, दोनों का कम रहेगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनका एमपी तथा बीपी निम्न होता है, एमपी तथा बीपी निम्न होता है। अगला पॉइंट, ये कार्बनिक विलयन, ये कार्बनिक विलयन, ब्रैकेट में लिखिएगा C6H6, C6H6, कॉमा, C2H5, C2H5, C6H6 क्या है? बेंजीन। C2H5 एल्कोहल, क्या है? एल्कोहल। ब्रैकेट बंद। ये कार्बनिक विलयन में घुलनशील होते हैं, कार्बनिक विलयन में घुलनशील होते हैं। ठीक है, किसमें घुलेगा? कार्बनिक विलयन में, मतलब इथाइल अल्कोहल में घुलेगा और बेंजीन में घुलेगा। पानी में घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। कोई दिक्कत? इसको याद करने का तरीका कैसे याद रखिएगा? याद करने का तरीका कैसे याद रखोगे बताओ? पहला का क्या बताया था? विवाह करना। इसको कैसे याद रखोगे? सहेली। सहेली में क्या होता है? शेयरिंग। सहेली में ट्रांसफर नहीं होता है, क्या होता है? शेयरिंग। ठीक है, तुमसे 200 रुपया देंगे तुमको तो कितना वापस लेंगे? 200। जैसे मान लो 2 दोस्त रेस्टोरेंट में गई, सहेली गई, सहेला नहीं गया। कौन गई? सहेली। और 1,000 रुपया का बिल आया तो कितना का शेयरिंग होगा? 500 500 का। ऐसा होगा क्या? 600 हम दे देते हैं, 400 तुम दो, नहीं ना होगा? होता है? जनरली नहीं होता है, शेयरिंग बॉन्ड है। ठीक है, तो शेयरिंग, इसमें दोनों का दोनों क्या होगा? नॉन मेटल। ठीक है, जैसे मान लो पूछा जाए कि O2 में कौन सा बॉन्ड है, तो क्या बोलोगे? कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। पूछा जाए आपसे Cl2 में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। पूछा जाए आपसे N2 में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो सब कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। ये कितने तरह का होता है? 3 तरह का। तो पहला इसमें लिखिएगा सिंगल बॉन्ड, पहला लिखिएगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डैश देकर के लिखिएगा। इसमें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। पहला एग्जांपल लिखिएगा Cl2, Cl2। बताओ Cl के आउटर ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन? तो शेयरिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन का होगा? एक इलेक्ट्रॉन का। तो एग्जांपल किसका हो गया? Cl2, सिंगल बॉन्ड का हो जाएगा।
H2O, हाइड्रोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है? एक ही कौन है जी? ऑक्सीजन के पास 8, 6 ना, आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग क्या इलेक्ट्रॉन का करेगा? हाँ, एक एक क्या ना कर रहा है, तो कैसा बॉन्ड हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, H2O में अगेन सिंगल बॉन्ड। CH4 का बताइए, CH4 में क्या होगा? कितना का शेयरिंग कर रहा है? एक एक का कर रहा है। ठीक है, तो CH4 सब सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, सिंगल बॉन्ड। सबसे कमजोर बॉन्ड पूछा है तो कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड, सबसे कमजोर सिंगल बॉन्ड। दूसरा लिखिएगा डबल बॉन्ड, दूसरा लिखिएगा डबल बॉन्ड। लिखेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। डबल बॉन्ड में लिखिएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। एग्जाम्पल लिखिएगा O2, O2। ठीक है, O2 6 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में, तो बॉन्ड कितने का साथ करेगा? 2 के साथ करेगा, तो O2 हो गया। CO2 में बताओ, CO2 कार्बन के आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। CO2 का बनाओ डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन सेटर एटम हो जाएगा ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट लिखिएगा ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऐसे ही दिखाएंगे ना। और इसको क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। आगे लिखिएगा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लिखिएगा इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। एग्जाम्पल में लिखेंगे N2, 2 गो नाइट्रोजन है, आउटर ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन होता है? तो शेयरिंग करेगा ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद लिखिएगा C2H2, C2H2 C2H2 कैसा बॉन्ड होगा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। C2H2। C2H2 ऐसे लिखेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। हो गया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट उपसह संयोजी बंध। नेक्स्ट लिखिएगा उपसह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उपसह संयोजी बंध, हो गया। डैश देकर लिखिएगा यह एक विशेष सह संयोजी बंध है। यह एक विशेष, यह एक विशेष सह संयोजी बंध है, जिसमें जिसमें सिर्फ एक जिसमें सिर्फ एक तत्व की ओर से जिसमें सिर्फ एक तत्व की ओर से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है।
एक तत्व की ओर से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ठीक है। अगला पॉइंट, इसे इसे तीर के निशान मतलब एरो के लाइन से, इसे तीर के निशान से दर्शाते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है इसका NH4। इसको याद करने का तरीका है एहसान करना। क्या करना? एहसान करना। एहसान करना मतलब जब अपने पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, अब 4 रोटी आपके पास है, भूख 3 रोटी का है, तो एक रोटी को क्या करेंगे? दान कर देंगे। तो ये क्या करता है? दान करता है। कैसे? देखो, नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। कितना होता है? 5। मतलब क्या है यह? टोटल एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7 होता है ना, तो 2 और 5 यही होगा। तो बताओ इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए। तो नाइट्रोजन स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? स्टेबल हो गया ना जी। अभी एक हाइड्रोजन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो एक हाइड्रोजन को यह क्या करेगा? डोनेट कर देगा, और जिसको डोनेट करेगा उसको एरो के लाइन से दिखा देंगे। तो NH4 में अगर पूछा जाए कौन सा बॉन्ड है, तो यह भी शेयरिंग ही कर रहा है, लेकिन परमानेंट शेयर नहीं कर रहा है। जब जरूरत होगा तो वापस ले लेगा। ठीक है। इसको एरो के लाइन से दर्शाते हैं। NH4 में हो गया। SO3, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। तो क्या लिखेंगे? 2 8 6। स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? क्या गो ऑक्सीजन चाहिए? 2 गो चाहिए। तो सल्फर, ऑक्सीजन इसके पास 3 गो है। सेंटर एटम सल्फर ही हो जाएगा ना। ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? अभी एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के साथ यह क्या करेगा? शेयरिंग कर लेगा। तो कौन सा बॉन्ड हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन या फिर जितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहे उसको वह दूसरे के साथ साझेदारी कर लेता है। लोन पेयर किसको बोला जाता है बताओ? किसको बोला जाता है? किस इलेक्ट्रॉन को? कोर इलेक्ट्रॉन को कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। हाँ, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद, केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है, पेयरिंग में भाग नहीं लेता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। लिख ले, एक लाइन में लिख लीजिए इसको भी, इससे अगर क्वेश्चन आए तो फंसे नहीं। लिखिएगा लोन पेयर, डैश देकर के इसमें लिखिएगा। लिखेंगे बॉन्ड बनने के बाद, बॉन्ड बनने के बाद जो संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन बच जाता है या भाग नहीं लेता है, या भाग नहीं लेता है, इसे लोन पेयर कहते हैं। इसे लोन पेयर कहते हैं। NH3 में लोन पेयर बताइए तो। NH3 कितना आया? एक आया। 3? कैसे 3 आएगा? पहले उसका स्ट्रक्चर बनाओ और देखो कि कौन सा भाग नहीं ले रहा है। NH3 सेंटर एटम क्या होगा? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कै गो है? 3 गो हाइड्रोजन है। अब देखो कै गो इलेक्ट्रॉन बच रहा है? एक पेयर बच रहा है ना। हाँ, जैसे क्या है? NH3 सेंटर एटम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्या? कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 5। एक यहाँ दे देते हैं क्या?
नाइट्रोजन 2 गो यहाँ दे दो, 4 हो गया, एक यहाँ दे देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, एक 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, N H H H, 1 2 4 5 6, कितना बच जा रहा है? एक पेयर ये बच गया, इसका कोई बॉन्ड नहीं बना, तो कितना लोन पेयर हो जाएगा NH3 में? लोन पेयर 1। ठीक है, एक और बताइए तो, CO2 में लोन पेयर बताइए, CO2 में लोन पेयर। हाँ, 4 पेयर बच जाएगा। H2O में बताइए। H2O में CO2 में 4 होगा बचा, और H2O में 2 लोन पेयर हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने आता है ना? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड में क्या गो सिग्मा होता है? ट्रिपल बॉन्ड में 2 गो सिग्मा, पाई, वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। और डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में पाई एक भी नहीं। ठीक है, लोन पेयर निकल जाएगा। जो भी केमिकल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेने वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पेयर को क्या कहेंगे? लोन पेयर बोलेंगे, लोन जोड़ा बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखो तो, लिखिएगा सिग्मा बॉन्ड लिख के डैश दीजिए, फिर क्वेश्चन देते हैं। सिग्मा बॉन्ड लिख के डैश दीजिए, डैश देके लिखिएगा, जब दो s सब ऑर्बिट, जब दो s सब ऑर्बिट मिल जाता है, मिल जाता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। यह एक मजबूत बॉन्ड है, यह एक मजबूत बॉन्ड है। ठीक है, दो एस सब ऑर्बिट जुड़ेगा तो सिग्मा बॉन्ड, एस से सिग्मा लिया गया। अगला पॉइंट, अगला लिखिएगा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, PIE, पाई बॉन्ड लिखिएगा, जब दो p उपकक्षाएं मिल जाती हैं, जब दो p उपकक्षाएं मिल जाती हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। p उपकक्षाएं, p सब ऑर्बिट, p उपकक्षाएं मिल जाती हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। यह एक कमजोर बॉन्ड है, यह एक कमजोर बॉन्ड है। यह एक कमजोर बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है? जो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा और 0 पाई। जो भी डबल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा, एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में हो जाएगा आपका 2 सिग्मा, एक, और एक सिग्मा और 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, C2H2 में सिग्मा और पाई, पाई बॉन्ड का संख्या बताइए। C2H2 में सिग्मा और पाई का संख्या, हाँ, 1 सिग्मा कैसे होगा?
C2H2 जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ना। अब इसमें सिग्मा बताना है, सिग्मा पहले काउंट करो तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और पाई क्या हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ऐसे समझो, देखो जैसे लिखा हुआ है नाइट्रोजन N2, तो नाइट्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना। तो ऊपर वाला क्या है सिग्मा, और नीचे का क्या हो जाता है पाई, बस यही याद रखो, ऊपर वाला बॉन्ड सिग्मा, नीचे का सब पाई में गिनाएगा। तो इसमें पूछा जाए सिग्मा और पाई, तो सिग्मा कितना हो जाएगा केवल 1, और पाई अगर पूछा है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे जैसे मान लो पूछा जाए ऑक्सीजन में O2 में, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या बनता है डबल बॉन्ड, इसमें सिग्मा पूछा जाए तो सिग्मा कितना हो जाएगा 1, और पाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर पूछा जाए आपसे कोई और एग्जांपल दो Cl2, तो Cl2 है Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसमें सिग्मा कितना हो जाएगा 1, पाई 0। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, और नीचे में जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड में गिना जाएगा। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, एक और बताओ। C6H6 में बताइए सिग्मा और पाई बॉन्ड। 9 सिग्मा, बना के गिनो, कम है, 9 नहीं होगा 12 होगा। C6H6 बनाइए, साइक्लिक फॉर्म में बना लीजिए इसको। गिनो बना के। हो गया। सिंगल बॉन्ड में कितना होगा 1 सिग्मा, तो पहले सिग्नल काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और पाई डबल बॉन्ड में एक पाई। इथाइल में गिनो तो C2H4 में। हम्म, सिग्मा 1, 2, 3, 4, 5, पाई C2H6, C2H6, खाली सिग्मा है पाई नहीं ना है। 7 सिग्मा, पाई। ठीक है, C2H6, सिग्मा कितना है पाई। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, अगला हेडिंग बनाइएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड में लिखिएगा जब हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ
उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा FON, FON। ठीक है, बस इसी के साथ। हाइड्रोजन किससे जुड़े? फोन के साथ। हाइड्रोजन किससे जुड़े? फोन के साथ। फोन प्लस हाइड्रोजन। F का मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। बस यही तीन गो। ठीक है, तो हाइड्रोजन बस फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड एग्जाम्पल में लिख लीजिए, H2O हो जाएगा। ठीक है, NH3 हो जाएगा। ठीक है, NH3 हो जाएगा। ये सब किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रोजन बॉन्ड का उदाहरण में आ जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, इसे इसे डॉट 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 द्वारा दर्शाया जाता है, डॉट 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 द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कांच हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील होता है। कांच कांच हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील होता है, इसलिए इसका उपयोग उपयोग कांच पर लिखने के लिए करते हैं। इसलिए इसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए करते हैं। ठीक है, ग्लास पर लिखा जाता है तो किससे लिखा जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड से, HF से लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी इतना ही। अगले क्लास में हाइब्रिडाइजेशन लिखा देंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट।